नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो न्यूज़ सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें टोटल 30 वीडियो होने वाली थी, तो आज हम 30 में से क्लास नंबर 15 को देखेंगे। इससे पहले 14 क्लास करा दिया हूँ। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस पार्टिकुलर सीरीज़ की कंटेंट बाय करे हैं उनको कंटेंट की PDF भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद PDF से रिवीजन भी कर रहे होंगे। यही बेस्ट तरीका है पढ़ाई का, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारे एक क्वेश्चन के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में होते हैं जो हूबहू आपके एग्जाम में नज़र आते हैं और आएंगे, तो किसी भी बातों को स्किप नहीं करना है। मैं बार बार यही कहता हूँ, वही पढ़ाऊँगा जो काम की है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो पढ़ाना छोड़ दूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, चाहे SSC का चाहिए, रेलवे का चाहिए, दिल्ली पुलिस का चाहिए या फिर बिहार SSC पुलिस दरोगा, जो भी आपके होते हैं बिहार में एग्जाम, है ना, तो उसके लिए कंटेंट आपको इस मोबाइल नंबर पे मिलेगा। व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को आप छोटी सी फ़ी अदा करके बाय करेंगे और GK GS का वन स्टॉप सोल्यूशन पाएंगे। चलिए 1 सेकेंड का समय लेके बता दूं, यह है परीक्षा दर्पण जो रेलवे की ही है। और मैंने कहा है कि जो भी बच्चे मेरे से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपको परीक्षा दर्पण और ये दोनों करना है और मॉक टेस्ट लगाना है ना, क्योंकि इन दोनों का कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैंने परीक्षा दर्पण में पढ़ा दिया इसमें नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो रेलवे के लिए परीक्षा दर्पण और जो सीरीज आप देख रहे हैं और मॉक टेस्ट। इनके अलावा मॉक टेस्ट आप किसी भी एप्लीकेशन से लगा सकते हैं जहाँ से अभी आप लगाते होंगे। ये है भैया फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए SSC एंड दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्जाम में, और इसकी कमाल आपने पिछले 6 महीने 7 महीने में जो भी SSC की एग्जाम हुए वहाँ देख लिए होंगे। ये मार्क बूस्टर है, ये मार्क बूस्ट करने के लिए है और ये SSC की रनिंग सीरीज है। आप इसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस वाले में भी सेम एप्लीकेबल होती है। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्नों के साथ। देखिए अभी रात को मेरे ख्याल में 11:30 से तो ज़्यादा ही हो रहा होगा, 12 बज रहे हैं, 3 मिनट बचे हुए हैं मेरे दोस्त। मॉर्निंग ड्यूटी करके आया हूँ, 4:30 से 12 खाना खाने के टाइम छोड़ दिया जाए बीच में। इसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया है, इसी में लगा हूँ। तो अगर मेहनत का कद्र करते हैं तो पढ़िए मन से। लाइक करना न करना ये तो आपके ऊपर है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी इकाई क्या है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था इसी प्रश्न के माध्यम से पूरी समाप्त हो जाएगी। दोबारा आप इस सीरीज में कभी नहीं देखेंगे और जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आ जाएंगे। तो ये ग्राम सभा हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में जो है ग्राम सभा एक ऐसी चीज़ है जो अस्थाई है, परमानेंट है। ये आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाई ग्राम सभा जो है ये ग्रुप किस चीज़ का है। तो ग्राम सभा में वैसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और ऐसे लोगों की ग्रुप है, यानी जो मतदाता है, जो एलिजिबल है चुनाव में भाग लेने के लिए, वोट डालने के लिए, माफ़ कीजिए। तो ऐसे लोगों का ग्रुप है और ये अस्थाई होता है अगर जीवन मरण छोड़ दिया जाए तो, है ना। तो ग्राम सभा इसका आंसर हो जाएगा। पंचायत, जिसे आप स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं, दोनों शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह राज्य सूची का विषय है जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां आपको दिया गया है, यूनियन वाला, कंकरेंट वाला और स्टेट वाला। तो जो पंचायत है ये स्टेट वाले की जो है विषय है, मद है। अब भारतीय संविधान के अंदर DPSP में अनुच्छेद 40 जो है ये आपके पंचायत से संबंधित है। भाग 9 भी पंचायत से संबंधित है और अनुसूची 11 भी पंचायत से संबंधित है। कहने का मतलब है इस पार्टिकुलर पॉइंट के माध्यम से आपने ये समझा कि संविधान के अंदर पंचायत वाली बात कहाँ कहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 है ना, पंचायत को परिभाषित करते हैं। VVI कर लेंगे, RRB जो NTPC पिछला हुआ था, यहाँ पे ये पार्टिकुलर पॉइंट पूछे गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 40 भी मार दिए बच्चे ने। अरे 40 में सिर्फ फॉर्मेलिटी पंचायत के बारे में जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 243 है ना, इट इज़ नॉट एन आर्टिकल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स, और इसे मैं अलग से पढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे नगर पालिका, सहकारी समिति और ग्राम पंचायत तीनों को जो है बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर 243 होता था उस क्वेश्चन के लिए जहाँ पूछा गया था पंचायत को कहाँ पे परिभाषित करा गया है। अनुसूची 11
अनुसूची 11 जो है इसमें पंचायत से संबंधित 29 विषय को रखी गई है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। भारत में पंचायत व्यवस्था की शुरुआत 1959 में, अच्छा बलवंत राय मेहता की सिफारिश कह सकते हैं, क्योंकि 1957 में उन्होंने सिफारिश किया था। तो भाई 1959 में शुरू हुआ था। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब देखिए संवैधानिक दर्जा, भले ही 73वां संविधान संशोधन यहाँ पे 1992 लिखा गया हो, लेकिन यह जो संशोधन है ये 1993 में सब फलीभूत होते हैं, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक वर्ष जो है हम इंडिया में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का नींव माना गया। अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन से यह पुष्टि होती है कि ग्राम सभा पंचायत व्यवस्था का नींव है या फाउंडेशन है, तो आप कहोगे 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे आपको छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए घर में पढ़ना जरूरी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243M के अनुसार इंडिया के कुछ एक राज्य हैं, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य हैं जो भी हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, इन चारों जगह पे जो है पंचायती व्यवस्था कार्यरत नहीं है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क 18 वर्ष से अधिक का समूह है जो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जैसा कि मैंने मौखिक रूप से शुरुआत में ही बताया है। पंचायती राज व्यवस्था का अस्थायी निकाय है, यह हमेशा के लिए परमानेंट होता है, अगर जिंदगी और मरण की बात छोड़ दिया जाए तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्त। ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होती है। अगर आपको पंचायत में सरपंच मुखिया बनना है तो आपका उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार करवाता है। इस राज्य सरकार के जगह पे आप स्थानीय निकाय लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मतलब होता है जहाँ की बात हो रही वहाँ, और निकाय का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे चुनाव से संबंधित है, मतलब चुनाव आयोग। अगर बिहार में चुनाव की बात है तो बिहार राज्य का जो चुनाव आयोग है वो करवाएंगे पंचायत और नगर पालिका का चुनाव। लेकिन अगर विधानसभा की चुनाव हो, प्रेसिडेंट की चुनाव हो, वाइस प्रेसिडेंट की चुनाव हो, लोकसभा की चुनाव हो, राज्यसभा की चुनाव हो, ये सभी के सभी कौन करवाते हैं? निर्वाचन आयोग, भारत सरकार। नगर निगम का मुख्य कौन होता है? महापौर होता है। ये महापौर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। महाराष्ट्र में जो है आमदार, खासदार, ये विधायक वगैरह को बोले जाते हैं। महापौर नगर निगम को बोले जाते हैं। नगर पालिका क्षेत्र राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित होती है। जो नगर पालिका रीजन होता है, क्षेत्र होता है, सेक्टर होता है, वो किसके द्वारा अधिसूचित होती है? गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पे राज्य सरकार लिखा है, आप सभी जानते हैं, भले नाम मात्र के लिए, लेकिन राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता है। तो राज्य सरकार यहाँ पे लिखना कोई भी गलत नहीं है, आप चाहो तो राज्यपाल भी लिख सकते हो। पंचायत अध्यक्ष को सरपंच के रूप में जाना जाता है ना। प्रतिनिधियों को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। जो अगर आपसे पूछे कि भाई पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सरपंच, है ना। नगर पालिका रीजन घोषित होने के लिए उस रीजन की, उस लोकेलिटी की, उस एरिया की जनसंख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। अपर ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं चाहिए इससे, तभी आप नगर पालिका क्षेत्र में आपका कस्बा शहर जा सकता है। भारत में 3 लेयर वाला जो पंचायती व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, ये 1957 में बलवंत राय मेहता ने सिफारिश किया था इसके लिए। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में जो तीनों स्तर है, कहाँ पे क्या है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे है ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला परिषद जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, अपर वाला हो जाएगा, है ना। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित, इसने भारत को पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ये 2 लेयर वाला पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की था, जो एकदम मतलब ज़्यादातर लेवल नहीं हुआ सिद्ध, तो इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। जीवी के राव समिति, इन्होंने जिला स्तर पर योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की। यहाँ की इस जो पॉइंट की बात है वो भी ध्यान रखना है
क्योंकि जो अब पंचायत से क्वेश्चन आते हैं खास करके समितियां से, तो उस समिति ने किस चीज़ की सिफारिश की, यही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। एमएल सिंघवी समिति, इसने पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान कराने के लिए जो है और वित्तीय संसाधन का अधिक आवंटन, अधिक मतलब देने प्राप्त होने के लिए पंचायत को ऐसा सिफारिश किया था। गाडगिल समिति, अभी मैंने कहा कि भाई 3 लेयर वाली जो पंचायती व्यवस्था है उसकी सिफारिश तो किया बलवंत राय मेहता समिति ने, लेकिन जो गाडगिल समिति है इन्होंने इसमें रेक्टिफाई, सुधार करने की जो है सलाह दी, सिफारिश की। एक है थंगून समिति, जो इस बार के आरपीएफ में आपसे पूछा गया था, थंगून समिति। ये थंगून समिति जो है ग्राम पंचायत की अस्थाई समितियों के लिए सुझाव दिए। ठीक है, तो ये था आज का ग्राम पंचायत। किसी एक दिन नगर पालिका को पढ़ा दूंगा और ये वाली जो पार्टिकुलर टॉपिक है पंचायत और नगर पालिका, ये खत्म हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है? इससे पहले मैंने किसी एक एसएससी वाले क्लास में पढ़ाया हूँ कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो हो सकता है कि पहले आपको जो है डिप्टी मैनेजर बनना पड़ रहा हो, है ना। मतलब हो सकता है कि मैनेजर के नीचे काम करना पड़े। उसी प्रकार से अगर किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया, इट मीन्स वो कंपनी पहले कम से कम नवरत्न का दर्जा जरूर प्राप्त कर लिया होगा, तभी मिलेगा। तो हाल में ही नवरत्न हाल को जो है महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये रहा आपके सामने 14 महारत्न कंपनी जो आज तक के डेट में है इंडिया में। ये है इसका जो कुछ एक कंपनी है ना, उसके आप जो है मतलब डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान रखेंगे, जैसे सेल वगैरह का। ठीक है, भेल का भी याद रखें, भेल 1964 में स्थापित हुए थे। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी ईस्वी नहीं पूछते हैं। गैस इंडिया लिमिटेड, इसके भी नहीं पूछते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, इसके पूछते हैं, 1975 में हुआ था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974, ये नहीं पूछते हैं। सेल का पूछते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1954 में स्थापित हुए थे। एनटीपीसी 1975 में हुआ था। तो ये जो आपके कंपनियां हैं 14 के 14, ये महारत्न कंपनी है। जो नवीन है ये आपका आरईसी है, ग्रामीण विद्युतीयकरण निगम लिमिटेड, ये नवीन है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी नवीन है। पावर ग्रिड, ये भी नवीन है। भारत ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पुराना है। ऑयल एंड नेचुरल ओएनजीसी पुराना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड पुराना है और हाल अभी नवीन है। तो ये जो हमने ये 4 दिए हैं, ये नवीन महारत्न कंपनी है जो हाल फिलहाल के हैं। इन्हें चारों को ध्यान रखेंगे और चारों का स्थापना वर्ष भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए महारत्न बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है। महारत्न बनने की जो पहली शर्त है कि कोई भी कंपनी उससे पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुका हो। औसत वार्षिक टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ से अधिक हो। औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक हो और पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमाया हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की योजना किसान से संबंधित नहीं है? ऐसा प्रश्न मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे किसान मिस्टेक हो गया है। तो भैया किसान से संबंधित कौन सी योजना नहीं है? पीएम कुसुम है क्या? PMFBY है क्या? इसके अलावा 2 और है, PM किसान है ना, PM किसान है और PMKSY है। देखिए ये चारों के चारों योजना जो है किसान से संबंधित योजना है। अब चारों को हम अच्छे से समझेंगे। अब PM कुसुम है, नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कोई महिलाओं के लिए चलाई गई योजना होगा, लेकिन यह जो है किसान से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत ऐसी फैसिलिटी दिया गया है कि जो किसान की बंजर भूमि है उस पे आप सोलर व्यवस्था को लगा सकते हो और अपनी ज़रूरत का से ज़्यादा हो जाए तो आप सोलर जो एनर्जी है वो ग्रिड को बेच भी सकते हो। तो ऐसी व्यवस्था PM कुसुम में दिया गया था। इसकी शुरुआत 2019 में किया गया था। इसके जो मंत्रालय हैं जिसके अधीन यह योजना चलती है, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय जो है यह योजना को संचालित करती है। PMFBY है ना, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होता है। यह 2 प्रमुख योजनाओं को मर्ज करके बनाया गया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है ना और कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ये दोनों को जो है ना इसके जगह पे ये आ गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है,
अब इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आने वाले समय में जो बारीकी क्वेश्चन देखे जाएंगे, इस योजना में जो क्षतिपूर्ति का जो स्तर निर्धारित किया गया है वो 3 प्रकार का किया गया है, 70%, 80% और 90% तक। ठीक है, इस योजना में यानी जो प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना है, इसमें जो किसान के द्वारा मानदेय है ये अलग अलग फसल के लिए अलग अलग परसेंटेज डिसाइड किया गया है। जैसे अगर आप खरीफ के फसल के लिए तो आपको 2% देना होगा, है ना, रबी के फसल के लिए आपको 1.5% और बागवानी के फसल के लिए आपको 5% जो है देय है, अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो। ये जो क्षतिपूर्ति का स्तर है परसेंटेज के हिसाब से इसलिए बता दिया हूँ, जैसे आपके एग्जाम में जीएसटी का लेयर पूछा जाता है 0, 5, 12, 18, 28, उसी प्रकार से यह भी है। यह जीएसटी के 5 प्रकार के लेयर हैं जो इंडिया में लगते हैं, है ना। जीएसटी किस प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बस इतना लिखना है आपको, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, है ना, इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुआ था। और इस योजना में क्या होता है कि 4-4 महीना में, है ना, 4-4 महीना में 3 बार 2-2 हज़ार रुपया आपके एग्जाम में अकाउंट में आ जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, 6,000 रुपया सालाना आ जाती है 3 किस्तों में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था, है ना। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है और इस योजना में केंद्र और राज्य का भी योगदान होता है। हिस्सेदारी 25-75 है। उत्तर पूर्वी भारत में यह जो है हिस्सेदारी अलग अलग जगह अलग है, ठीक है। लेकिन अगर उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ दिया जाए तो 75-25 के रेशियो में जो है खर्च उठाती है सरकार और राज्य, है ना। इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो एक करंट से यह भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, प्रधानमंत्री कृषि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 26 तक। जैसे प्रधानमंत्री अन्न वाला जो योजना है ना, उनको भी बढ़ा दिया गया था 5 साल और के लिए, ठीक है। अब 2029 तक चलेंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, यह एक बीमा के जैसे योजना है। ये सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं किसान को जिनका उम्र है 18 से 40 वर्ष के बीच में, है ना। और इनको जो राशि मिलती है वो 60 वर्ष पूर्ण होने पे मिलती है। जैसे मेरा उम्र मान लीजिए कि 32 वर्ष है और मैं इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ, तो मुझे 32 से ना, है ना, 32 से 55 तक जो है ये जमा करना पड़ेगा। और 60 वर्ष का जब मैं हो जाऊंगा तो मुझे 3,000 रुपया न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेंगे। तो एक प्रकार का बुढ़ापे का सहारा अच्छा है। एज जो फैक्टर है इसमें ज़रूर याद रखें 1840। डायरेक्ट आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में एज सीमा क्या है, तो 18 से 40 वर्ष। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भी किसान से संबंधित है। इसके तहत क्या होता है कि मान लीजिए ये राम का खेत है तो इसके मृदा को उठा के ले जाएंगे सैंपल। जैसे भाई घटना घटती है तो फोरेंसिक लैब में ले जाते हैं, ये आपके मिट्टी वाले लैब में ले जाएंगे और वहाँ पे जो है आपकी मिट्टी में घुली हुई जो भी मिनरल्स है, लोहा है, फास्फोरस है, तांबा है, नाइट्रोजन है ना, पोटास है, जो भी है उसकी जांच करेगा, ठीक है भाई। तो ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ई नैम एक प्लेटफार्म है ना। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ई नैम इसका नाम दिया गया है। इसे भी ध्यान रखेंगे, जैसे ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यहाँ पे ये ई नैम है। ई जहाँ भी रहता है उसका फुल फॉर्म लगभग इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, और जहाँ 5G, 2G, 4G रहता है उसमें जी का फुल फॉर्म जनरेशन ही होता है, ठीक है। भारत में पहले चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में किया गया था, तो जो पहली चीनी मिल आई थी वो बिहार में आई थी, है ना। 1840 ईस्वी में बिहार के बेतिया में भारत का पहला चीनी मिल की स्थापना करा गया था। लेकिन सावधान, वर्तमान में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, यूपी करता है, और वर्तमान में चीनी के सबसे अधिक फैक्ट्री कहिए, मिल कहिए, ये आपके महाराष्ट्र में है। तो चीनी से 3 प्रकार की क्वेश्चन आपको आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये मैंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा है। अगर जीएसटी वाला बात आपको याद हो तो आप आंसर करने के मूड में हैं तभी याद रहेगा, अन्यथा याद तो कुछ भी न रहे अगर आपके मन ना हो। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में भारत दुनिया का सेकेंड सबसे अधिक सीमेंट प्रोड्यूसर है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे आफ्टर चाइना। चाइना पहले स्थान पे है ना, चीन जो है पहले स्थान पे है सीमेंट में, दूसरा स्थान पे भारत है।
एसीसी सीमेंट का जो है स्थापना कब हुआ था, ये डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप कहेंगे 1936 में। 1936 में एसीसी की स्थापना किया गया था, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। इनके अलावा एक पोर्टलैंड सीमेंट है, इसका आविष्कार कौन किए थे ये पूछा जाता है, जोसेफ अस्पदीन ने किए थे पोर्टलैंड से इंग्लैंड में। 1824 में इसका आविष्कार किया गया था। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या क्या है, तो मुख्य घटक सबसे ज़्यादा आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, जिसे अपन जिंदा चूना भी कहते हैं, क्विक लैम कहते हैं। जिंदा चूना जो है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, ये सबसे अधिक 64% का यूज करता है। बाद में की थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड इत्यादि जो है, जिप्सम भी इसमें यूज हो सकता है, सीमेंट बनाने में जिप्सम भी यूज हो सकता है, क्योंकि पीओपी बनने में भी जिप्सम का रोल है, निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना, तो यहाँ भी होगा। इनके अलावा 1854 ईस्वी में मुंबई में पहली सफल सूती वस्त्र का कारखाना या फिर कपास का कारखाना आप कह सकते हैं। देखिए जो सूती वस्त्र का कारखाना है वो 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट क्लास्टर में जो है स्थापित किए गए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो सफल वाला ही आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको मुंबई आंसर करना है। वर्तमान में सबसे अधिक कपास की खेती जो है ना, कपास का जो उत्पादन है ये इंडिया ही करता है सबसे अधिक, और राज्यों में गुजरात करता है सबसे अधिक, ठीक है। कपास कैसी मिट्टी का फसल है, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कुछ आप भी मेहनत कर लो दादा। भारत में पहला जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे रिसरा में स्थापित किया गया था। यह जूट जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है, इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। वर्तमान में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य ही करता है, अगर इंडिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, और दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन इंडिया ही करता है, सेकेंड स्थान पे बांग्लादेश है। भारत में पहला पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है यहाँ से किया गया था। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है ये पूछे जाते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब किए थे। और पेनिसिलिन आपको क्या है, एंटीबायोटिक दवाई है, और किससे तैयार होती है, कवक से या फफूंदी से तैयार होती है ना। मूरी वर्क्स भारत में पहली एल्यूमिना रिफाइनरी है, मूरी वर्क्स, जिसे 1948 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र वर्तमान में नालको है। ये नालको कहाँ पे है, आपका उड़ीसा में है, कोरापुट के पास। भारत में पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी डिगबोई में स्थापित किए गए थे 1901 में, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित अरमांडो कोलाको का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के कोच है अरमांडो कोलाको, ठीक है। चूँकि द्रोणाचार्य पुरस्कार सिर्फ कोच को ही दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे कोच ही कहना सही होगा, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुआ था, और यह पुरस्कार सिर्फ प्रशिक्षक अर्थात जो कोचिंग देते हैं खेल भावना में उन्हीं को दिया जाता है। 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता का लिस्ट नीचे दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये वीडियो कल पोस्ट होंगे, है ना, रात को बना लेंगे, कौन देखेगा, सब सोएगा नहीं। तो ये भैया आपका सुभाष राणा, ये पैरा शूटिंग के हैं कोच। दीपाली देशपांडे मैडम, ये आपके शूटिंग के हैं। संदीप सांगवान हॉकी के हैं। ये आपके जो है नियमित श्रेणी में रेगुलर कोटा में दिया गया है, लेकिन जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट दिए गए हैं ये है एस मुरलीधरन बैडमिंटन और अरमांडो कोलाको फुटबॉल। तो इन पांचों का जो खेल है ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपको याद होगा जो पिछला ग्रुप डी है वो रोहित शर्मा का जो कोच रहे थे जवाहर साहब, उनके बारे में पूछा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और उस समय मैंने पढ़ाना जस्ट स्टार्ट ही किया था, करीब 100-150 सब्सक्राइबर के साथ। 100-150 सब्सक्राइबर है ना, जो अधिकांश जो है अपने परिवार के ही थे, है ना, जब मैं आया था। सभी को पता है और सभी ऐसे ही करते हैं जनरली, जो मेरे अंदर है वही बाहर है। मैंने कभी एक भी लफ्ज़ झूठ नहीं बोला है, ना बोलूँगा। और आप लोगों को भी इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में उतारो। हमसे सिर्फ पढ़े तो क्या किया, जीना जो है ये भी थोड़ा सीखिए। बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, ना कोई मुझे जानता है, लेकिन फिर भी जो भी हूँ अपने जगह सही नीति पे रहना और पसंद करता हूँ और हूँ।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, लाइफ टाइम पुरस्कार देखिए इसी बार शुरू हुआ है। यहाँ पे एक तो अर्जुन पुरस्कार होते हैं जो 1961 से शुरू किया गया था, है ना, लेकिन एक अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट ये 2024 से शुरू किया गया, ठीक है भाई। और ये जो ध्यानचंद पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2002 में किया गया था उन्हीं को रिप्लेस किया है इस नाम से, तो ये भी एक VVI पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सभी के सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का ही हिस्सा है, ठीक है। ये मेजर पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से हुआ था। प्रथम विजेता शतरंज के प्रथम ग्रैंड मास्टर भारतीय विश्वनाथ आनंद साहब हैं तथा प्रथम महिला विजेता ओलंपिक में प्रथम विजेता पदक विजेता महिला भारत के लिए कर्णो मल्लेश्वरी हैं। पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। 2024 के लिए 4 खिलाड़ियों को दिया गया है जो नीचे हैं। डी गुकेश ये शतरंज के हैं, ये दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियनशिप के विजेता हैं जो डिंग लिरेन चाइना को हराए थे। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इस प्रकार से हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को समझ लिए, करेंट सेक्शन से भी और स्टैटिक वर्जन में भी। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो पहले ध्यानचंद अवार्ड कहा जाता था, 2024 में इसका नाम अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, किस नाम से भैया? ध्यानचंद अवार्ड के नाम से। 2024 के लिए यह 2 खिलाड़ी को दिया गया है, सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत पेटकर पैरा स्विमिंग। तो इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे। जब से मुरलीकांत पेटकर साहब की जो पिक्चर बन चुके हैं चंदू चैंपियन, तब से ये जो है सभी अवार्ड भी इनको दिया जा रहा है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे गुमनाम हैं जिन्हें लोग याद नहीं करते थे, है ना, अब धीरे धीरे याद किया जा रहा है, धन्यवाद। इनके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया, इन्हें ध्यान रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी इसे कहा जाता है ना, तो ये किसी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 2024 के लिए प्रदान किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इन्हें तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया, है ना, आपको याद ही होगा, कम से कम ये सब नहीं याद रहेगा तो क्या रहेगा भैया। भीमबेटका का गुफा का खोज किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विष्णुधर बनकर के द्वारा, है ना। अल हिलाल और अल बलाग ये दोनों जो लेख हैं ना, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। अल हिलाल, है ना, अल हिलाल, अल बलाग, अल बलाग, अल बलाग, है ना, ये दोनों लेख जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के। इसके अलावा इसके आंसर हो जाएंगे डॉक्टर विष्णुधर बनकर, है ना। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक रॉक कट गुफा का उदाहरण है। यह गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन में रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। विंध्य पर्वतमाला श्रेणी में आएंगे, तो किसी भी एंगल से पूछे कहाँ है, चाहे पर्वतमाला में, चाहे वन्य जीव अभयारण्य में, चाहे जगह के हिसाब से आप जवाब दे देना। 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। पूरे क्षेत्र में 600 से अधिक छोटे बड़े गुफाएं हैं, लेकिन सिर्फ 12 गुफाएं ही जो है मतलब ऑपरेशनल है। इसमें शैल चित्रकारी रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, जिनमें सबसे पुरानी चित्र लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है। तो ये भीमबेटका का गुफा का कुछ विशेषताएं हैं। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तूप को खोज करने का श्रेय हेनरी टेलर को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? हेनरी टेलर को। कब किए थे? 1818 में। 1851 में यहाँ पर उत्खनन कार्य का जो लीडरशिप किए थे, जो नेतृत्व किए थे, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। यही अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को जो है भारत में पुरातत्व विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय सर्वेक्षण के फाउंडर भी हैं, ठीक है। सांची का स्तूप 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था और यह प्रथम महानिदेशक भी रहे थे, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक या फाउंडर माना जाता है। इस बात को मैंने अब भी बताया है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है?
एप्पल खाने वाला, स्वदेश निर्मित प्रथम संचार उपग्रह, आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह या उपग्रह भी कहेंगे तो भी सही होगा, भास्कर-1 भारत का पहला सूर्य मिशन, कार्टोसैट सुदूर संवेदन उपग्रह था रिमोट सेंसिंग वाला। तो भैया भारत का जो सूर्य मिशन है उनका नाम आदित्य L1 है, न कि भास्कर-1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भास्कर-1 वाला मैच गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अब आते हैं, भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्चिंग पैड इंडिया से नहीं। आर्यभट्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा बनाया गया था, यह देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब एप्पल के बारे में आते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का संक्षिप्त रूप था, जो भारत का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा, तो आर्यभट्ट। भारत का पहला संचार उपग्रह, तो एप्पल आंसर देना है। ठीक है, इसे 1981 में एरियन 1 रॉकेट से फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। भास्कर-1 एक प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह है, रिमोट वाला है ना, जिसे भारत में बनाया गया था और 7 जून 1979 को सोवियत संघ के वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। ये लॉन्च स्टेशन भी काफ़ी मायने रखता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में, कि ये फलाना लॉन्च स्टेशन कहाँ पे है, या फिर फला उपग्रह को यहाँ से किया गया तो ये किस देश में है। ठीक है, इसके अलावा भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 है, जो अभी हुआ है ना। इसे 2023 में PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, आगे बता दिया हूँ, इसमें भी बताऊंगा। अब देखिए, आदित्य L1 में जो L1 शब्द लगा है, इसकी मीनिंग मैं मौखिक रूप से बता दिया हूँ, चूँकि ये NTPC है तो ऐसे बातों को ढूंढता रहता है। लैग्रेंज बिंदु कहते हैं या फिर इसे लैग्रेंजियन बिंदु कहते हैं। यह एक ऐसा जगह है अंतरिक्ष के अंदर, है ना, जहाँ पे दो बड़े बड़े पिंड, है ना, अपनी स्थिति में रह सकती है। यह संख्या में 5 होते हैं और ये काम कैसे करते हैं, गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। लैग्रेंज बिंदु कहाँ पे होता है, अंतरिक्ष में होता है, और ये संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। L1 से लेके L5 तक होते हैं, है ना। और यहाँ पे कौन सी बल कार्य करती है, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करती है और एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करती है। ठीक है, रोहिणी भारत का पहला उपग्रह था, इसे भी ध्यान रखेंगे, जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि भाई भारत निर्मित या भारत से प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे रोहिणी। हर बात बदल गई, जज्बात बदल गई, जैसे ही बात का लैंग्वेज बदलता है आंसर बदल जाती है। GSAT-1 भूस्थिर कक्षा में स्थापित, है ना, भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह था। तो अगर आपसे कहे भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह, तो आप GISAT-1 कहेंगे। अब इन सब का फुल फॉर्म भी ज़रूरी है, मैच करने के लिए दे देगा तो आवेगा तब न करोगे हो। तो GISAT का फुल फॉर्म होता है जियो इमेजिन सैटेलाइट, एक होता है GSAT, इसका होता है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट, एक होता है INSAT, इसका होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, एक होता है PSLV वाहीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहीकल, एक होता है GSLV जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च वाहीकल। एक सीधे SLV लिख ले तो भाई ज़रूरत नहीं है बताने की, सैटेलाइट लॉन्च वाहीकल हो जाएगा, है ना। अब InSat A और InSat 1B, ये दोनों का जो निर्माण है ये देश के बाहर से करवाया गया था, है ना, और ये फोर्ड एरोस्पेस कंपनी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और ये दोनों भी उपग्रह जो है आया तो बहुत तेज़ी में, लेकिन गया भी बहुत तेज़ी में, ज़्यादा दिन तक टिकाव नहीं रहा। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है InSat 1A को कब लॉन्च किया गया, तो 1982 में। ये कैसा उपग्रह था, है ना, तो यहाँ पे देखिए भारतीय संचार उपग्रह था। ये कैसा है, संचार उपग्रह है। कब लॉन्च किया गया, 1982 में। कहाँ से बना था, फोर्ड एरोस्पेस विदेश से। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, फ्लोरिडा से। ठीक है, इसी प्रकार का InSat 1B भी है, उसके अगले साल 83 में इसे लॉन्च किया गया था, है ना। इसके अलावा भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जो यान है अपना वो SLV-3 है, रोहिणी इसी से गई थी।
इनके अलावा इनसैट में, हाँ रोहिणी इसी से गई, सही बात है। इनसैट में भू स्थिर जियो स्टेशनरी उपग्रह शामिल है और IRS में भू प्रक्षेपण उपग्रह शामिल है। तो इनसैट में भू स्थिर जियो स्टेशनरी और IRS जो होता है रिमोट सेंसिंग वाला, उसमें अर्थ ऑब्जर्वेटरी उपग्रह शामिल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए जो आपका भू स्थिर वाला उपग्रह होते हैं इसके बारे में कुछ बताना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी दूरी की मेजरमेंट के हिसाब से पूछता है। सबसे पहले भू स्थिर उपग्रह की परिकल्पना या अवधारणा किसने दिया था? तो आप कहेंगे आर्थर सी क्लार्क ने दिया था। ये कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो ऐसे तो होता है भैया 35,785 किलोमीटर, लेकिन मैंने यहाँ पे 36 किलोमीटर राउंड फिगर में लिखा है, क्योंकि आज तक एग्जामिनर भी 36 किलोमीटर ही लिखा है। ये भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है यह चीज़, है ना। जो है आपका भू स्थिर उपग्रह की दूरी पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर, ये याद रखना है। कौन किया फोन? आर्थर सी क्लार्क ने किया था। पूरे वर्ष 2024 के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपो रेट कितना रखा था? तो 6% रखा था। देखिए रिपो रेट से क्वेश्चन आएगा आपको फरवरी 2025 से, लिख लीजिए कहीं पे, नोट कर लीजिए, है ना। देखिए रेपो रेट रिपर्चेज एग्रीमेंट रेट होता है वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। RBI से, इंडिया के केस में RBI से SBI अगर लोन लगा तो रेपो रेट पर लेता है। इसका उपयोग केंद्रीय बैंक धन की आपूर्ति, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से एग्जाम्पल से समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर रेपो रेट हाई होगा तो बैंकों के लिए ऋण महंगा होगा, इनको जो ऋण पे लगने वाला ब्याज दर है वो ज़्यादा लगेगा। उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उच्च ब्याज दर होगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि बैंकें जब उच्च दर पे कर्जा उठाया है तो राम को सस्ता में थोड़ी देगा, उनको भी महंगा देगा। उधार लेने और व्यय करने की प्रक्रिया धीमी होगी। अब लोन भी कम लोग लेगा, क्योंकि भाई बैंक ब्याज दर ज़्यादा है बैंक में, कमर्शियल बैंक में, क्योंकि RBI से तो डायरेक्ट हम लोन ले नहीं सकते, है ना। तो उसमें क्या होगा कि कम लोन लेगा, कम खर्च करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? मुद्रास्फीति क्या रहेगा? आपका बैलेंस रहेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोगों के पास जेब में नोट नहीं है तो महंगा सामान कम खरीदेगा। कम रेपो रेट अगर हो गया तो बैंकों के लिए सस्ता ऋण मिलेगा, उधारकर्ताओं के लिए कम ब्याज दरें मिलेगा और उधार और व्यय में वृद्धि हो जाएगी। लोन भी लोग ज़्यादा लेगा और खर्च भी ज़्यादा करेगा। तो ये रेपो रेट के इफ़ेक्ट हैं हमारे समाज में। अब भैया ये रेपो रेट में ये इमेज इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि आप इसे समझेंगे कि रेपो रेट जो है साल भर कैसे 6% ही रहा था। देखिए ये है आपका 8/12/2023। तो मैंने यहाँ पे 23 की बात नहीं करना है, यहाँ पे मैंने आपको 24 का बात करना है। 8/12/2024, 6/4/2024, 6/2024, 24.5। मतलब यहाँ पे आंसर हमने गलत लिख दिया है। मैं एक चीज़ कहना यहाँ पे ये चाहता हूँ, 7/6/24, 8/10/24, 24, हाँ, कि पूरे 24 के दौरान ना 6.5% आंसर कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे 6% लिख दिया है, जो गलती हो गई है, 6.5% है। फिर क्या होती है कि फरवरी 2025 में इसमें 0.25% की कटौती कर दी जाती है, तो 6.25 हो जाती है, और फिर से इसमें 0.25 की कटौती कर दी जाती है। ठीक है, तो अभी जो आपका रेपो रेट चल रहा है वो 6% चल रहा है। ठीक है भाई, यहाँ देखिए 6.50 से हो गया 6.25 और 6.25 से हो गया 6, है ना। तो इस साल जो है घटा ही है, पूरे 2024 में 6.5 रहा, ये कहना चाहते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के किस प्रांत को सोने के खान का केंद्र माना जाता था? स्वर्णगिरी को। मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हर्यक वंश आए थे, इनके संस्थापक कौन हैं? बिंबिसार। फिर शिशुनाग आए, शिशुनाग के द्वारा। फिर नंद वंश आए, महापद्म नंद वंश के मतलब महापद्म नंद के द्वारा। मौर्य वंश आए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और शुंग वंश आए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 का जो है सही क्रम है, एक के बाद दूसरा आने का। इनके अलावा प्रारंभ में अगर आपसे पूछता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे राजगीर। राजगीर को अपन राजगृही भी बोलते हैं और गिरी ब्रिज भी बोलते हैं ना, गिरी ब्रिज भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र जो स्थानांतरित कर दिया बाद में उदयन ने किया था, है ना। जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो अजात शत्रु के समय हुआ था राजगीर के अंदर।
राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। जो पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। लास्ट में गिरी, गिरी माने पहाड़े होता है, ठीक है, गिरी माने पहाड़ होता है ना। तो यहाँ पे जो है ये राजगीर जो है 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई उदयगिरी का खंडहर सर आपने एमपी में भी पढ़ा दिया है, ओडिशा में भी पढ़ा दिया है, तो मैंने सही पढ़ाया है। ये एमपी में भी है, ओडिशा में भी है और बिहार में राजगीर पहाड़ पे भी है। मौर्य साम्राज्य के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला जो है एक नालंदा को आप जानते हैं, है ना, एक नालंदा को भी आप जानते हैं और एक धर्मपाल यानी पाल वंश के द्वारा जो है वैसा स्थापित किए गए विश्वविद्यालय उन्हें भी जानते हैं। तो यही मेजर चीज़ है शिक्षा का प्राचीन काल में, है ना। इनके अलावा मौर्य काल में सोने को सिक्का को निष्क कहा जाता था, चांदी के सिक्का को पन या धरन कहा जाता था और तांबे के सिक्का को मशक कहा जाता था, मस्क, है ना, इस प्रकार से। तो भैया ये ध्यान रखेंगे। आज के बाद मौर्य वंश की बात नहीं होगी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से समझ लेना। जिनको बोरियत वगैरह फील हो रहा है वो जा सकते हैं भाई, है ना, हालांकि देर हो गई है बात करने में। प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य, है ना, 4 प्रांतों में बटे हुए थे, परंतु कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेने से 4+1 यानी 5 मौर्य प्रांत हो गए थे। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को चाणक्य के सहायता से हराकर इस वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश के आखिरी शासक कौन हुए थे? बृहद्रथ, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। समाहर्ता जो भूमि राजस्व के मूल्यांकन का शीर्ष अधिकारी हुआ करता था। प्रदेशिका जिलाधिकारी हुआ करता था। नवाध्यक्ष जहाज का अधीक्षक हुआ करता था। व्यवहारिक जो सिविल कोर्ट हुआ करता था मौर्य काल के दौरान, उनके चीफ जस्टिस हुआ करते थे। यहाँ से क्वेश्चन आती है। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय का प्रमाण जो है चाणक्य ने अपने किताब अर्थशास्त्र में किए हैं। ये है धर्मस्थिया जो आपके नागरिक मामलों से संबंधित है, और एक है कंटक शोधन जो इस बार के सीजीएल 24 में पूछा गया, यह कंटक शोधन। और इत्तेफाक से मैंने पहले भी पढ़ा दिया था आपको, ये आपको पैरासीटामोल 500 में भी मिलेगा। ये आपराधिक मामलों की देखरेख करते थे। शिलालेख का प्रचलन अशोक के समय हुआ था। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपि में का प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक शिलालेख में जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। वर्तमान में कलिंग कौन सा इंडिया का पार्ट है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन। इस युद्ध में अशोक ने राजा अनंत पद्मनाभन को हराया था। VVI कर लेंगे, कल हो के अगर पूछ दे कि भाई कलिंग युद्ध में किस राजा को हराया था, लिखित में दे सकता हूँ इस बात को। 8% से भी कम बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, और अगर आपने किया तो सीधे आप जो है 92 को थप्पड़ मार रहे हो, नीचे फेंक रहे हो। बात हमको आने दे, मैं लूँगा सीट, है ना। हमारे कलिंग का यह विजय हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का जिक्र किया है। बात यही सत्य है भाई, ये भी एक रिवेलरी है। अगर आप पीछे वाले को गिराओगे नहीं तो आपको जो है आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। पढ़ाई के बल से गिराना है। अब मैंने थप्पड़ कहा तो मारना नहीं है किसी को भैया, है ना, हिंसा पाप है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित थे, और कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ? तोसली हुआ करता था। वर्तमान समय में उड़ीसा को अपन उत्कल तट भी कह देते हैं। देखिए यह क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया हूँ, जो भी क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ चूँकि इम्पोर्टेंट है तो मुझे इसे ज़रूर पढ़ाना चाहूँगा। VLSI चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में पहली बार किया गया था? 4th जनरेशन में। इसे पढ़ाने का रीज़न है क्योंकि जो चिप का प्रयोग किया गया था ये कंप्यूटर के 3rd जनरेशन में किया गया रहा, लेकिन यहाँ पे VLSI चिप है, वेरी लार्ज, है ना। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब बहुत नींद लग रही है दोस्त। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात का प्रयोग किया जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम एनालिटिकल इंजन था, इसे भी ध्यान रखेंगे। NIE किसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जाता है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑफ कंप्यूटर। इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है, ए का एंड लिख लेना। NIE के आविष्कार का श्रेय J. स्पेयर एकर्ट और जॉन मचली को दिया जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है
है ना। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात का प्रयोग किया गया था। VLSI चिप का प्रयोग फोर्थ जनरेशन, है ना। और इसी जनरेशन में पहली बार मैक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल किया जाता है ना। एक होता है ULSI अल्ट्रा लार्ज, इसका इस्तेमाल 5वीं पीढ़ी में किया गया था और इसी 5वीं पीढ़ी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया है ना। सुपर कंप्यूटर का पिता सैमुअल क्रे को कहा जाता है। वहीं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में निर्मित परम 8000 था। भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहेंगे तो विजय भटकर को कहा जाएगा। सुपर कंप्यूटर वाली जो संस्था है इंडिया के अंदर सीडेक पुणे है ना। VLSI का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया हूँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ULSI का हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रमुख खेल की प्रतियोगिता तथा उनसे संबंधित मस्कट में किसका मिलान सही है? सही नहीं, सही है। 38वां राष्ट्रीय खेल मौली मोनाल के नाम पे सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रीजियन कैंप, है ना, लिनचेन, है ना। सेकेंड पैरा 2025 उज्ज्वला, सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 गजसिम्हा बिहार में हुआ है और आज ही या कल समाप्त हो जाएगा या फिर हो गया होगा। तो ये सभी के सभी सही मैच किया गया है भाई, है ना। 38वां राष्ट्रीय खेल हाँ हो गया है बिहार में, तभी तो मैंने वो क्वेश्चन लिखा है इसका। सही है। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के विभिन्न 12 शहरों में कराए गए। यह सिटी भी जरूर ध्यान रखना, नाम नहीं सिर्फ क्वांटिटी काम आ जाती है। 33 खेल को शामिल किया गया था पदक इवेंट में। 2 खेल को शामिल किया गया था प्रदर्शनी के तौर पे, कलारी पट्टू और राफ्टिंग विजेता सर्विसेज टीम रहा था। 38वां राष्ट्रीय खेल के बाद बाकी इसका ओरिजिन 1924, 1940, 1985 3 जगह बता दिया हूँ। 1924 लाहौर से स्टार्ट हुआ था, 40 बम्बई में, है ना, राष्ट्रीय खेल नाम दिया गया और 85 में आधुनिक तर्ज पे स्टार्ट किया गया दिल्ली के अंदर। खेलो इंडिया पैरागॉन का पहला संस्करण 2023 दिल्ली दिसंबर में हुआ था। विजेता कौन रहा था आप लोग कमेंट करना, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ, है ना। ऑप्शन दे देता हूँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। 2025 में दूसरा संस्करण भी दिल्ली में ही कराए गए। इस प्रतियोगिता को 3 स्थल पे कराया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इसके अलावा इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। शुभंकन का नाम पिछला वाले गेम यानी जो 2023 में हुआ था उसमें भी उज्ज्वला था, जो गोरैया के नाम पे है। और इस वाले 2025 के जो दिल्ली में पैरा खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है वहाँ पे भी शुभंकर गोरैया ही रखा गया है, यानी उज्ज्वला ही रखा गया है। इसके अलावा कार्यक्रम का गान रखा गया था, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ठीक है भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो बिहार के 5 शहर में हुए हैं और इसके अलावा दिल्ली में 3 गो गेम कराए गए हैं। तो दिल्ली और बिहार के 5 गो शहर में बोलेंगे, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। गया का भी नाम बदलने वाला है दोस्त, आजकल में बदल जाएगा, है ना। इनके अलावा कुछ प्रतियोगिता दिल्ली में भी कराए गए, जैसा कि मैंने लिख दिया हूँ। इसके विजेता महाराष्ट्र हैं, आज ही यह सूचना मिली है। नोट 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो तमिलनाडु के 4 शहरों में कराए गए थे, चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर। देखिए जो अभी बिहार में हुआ ना वो 7वां है, पहला कहाँ हुआ था 2018 दिल्ली में, ठीक है। इस प्रतियोगिता में कुल 26 खेल शामिल थे जो 2024 में हुआ था। पहली बार स्क्वैश खेल को शामिल किया गया था और शिवलंबम जो घरेलू मार्शल आर्ट फॉर्म है तमिलनाडु का उसको प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया गया था। पेरिस ओलंपिक में जो 6 पदक मिला है और 71वां स्थान रहा है इंडिया का। ये रैंक भी जरूर ध्यान रखना, कभी कभी रैंक ही पूछ देता है। और जो 6 गो पदक है इसका नाम मैं नीचे दे दिया हूँ विथ उसके कार्ड के साथ, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल में, है ना, किन्होंने पदक जीती ओलंपिक 2024 में भारत के लिए, तो मनु भाकर, है ना। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिक्स्ड में जीते थे। 10 मीटर एयर पिस्टल ये दोनों के दोनों शूटिंग से हो जाएंगे। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल शूटिंग में, ये स्वप्निल कुसाले कौन है, रेलवे में टीसी हैं, हाँ, मुंबई डिवीजन में पुणे मंडल में काम करते हैं। भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक, नीरज चोपड़ा भाला फेंक और अमन सहरावत ये आपके 57 kg फ्री स्टाइल में। तो ये आपके 6 पदक हैं, 71वां स्थान है। पैरा ओलंपिक 2024 जो पेरिस में हुआ था वहाँ पे भारतीय दल को 29 पदक के साथ 18वां स्थान मिला था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो अब तक के सबसे बेस्ट प्रदर्शन थे। प्रमुख लोक नृत्य तथा उनसे संदर्भ में किसका मिलान सही है? एस्पाओ लोक नृत्य लद्दाख, है ना, मिलान सही है पूछा गया है, ठीक है। और छड़ी नृत्य हरियाणा, नटवरी नृत्य महाराष्ट्र। सी आंसर है ना, सी आंसर यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देना मिलान सही नहीं है ना, मिलान सही नहीं है, मिलान सही नहीं है लिख दियो, ठीक है। तभी आंसर जो है सी होगा। बाद बाकी ये सब सही मैच करके दिया गया है, गलती हो गया क्वेश्चन लिखने में, क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना।
नटवरी नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य कथक शैली के संबंधित है, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में किए जाते हैं। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और कथक केंद्र कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख नृत्य में आएंगे चरकुला, कजरी, नटवरी, ये सब उत्तर प्रदेश में है। लठमार होली, मसान होली, है ना, ये सब कहाँ होता है? देव दिवाली, खिचड़ी, ये सब कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। हरियाणा के अन्य प्रमुख नृत्य में हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूड़, गुग्गा, खोर, ये सब जो है हरियाणा के हैं। देखो धमाल से मैंने बता दिया है, एक सिद्धि धमाल है और जो सिद्धि धमाल है ये आपके गुजरात से संबंधित है, न कि हरियाणा से। लद्दाख के प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे खटोक चेनमो, सेंडोल नृत्य, जाबरो नृत्य, लोसोन नृत्य, स्टेनमो नृत्य, न्योप नृत्य। एगो नूपा डांस भी है। नूपा डांस आपके मणिपुर का हो जाएगा, नूपा डांस, है ना। एक न्योप है, न्योप आपका जो है लद्दाख का हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य में आएंगे रौफ हो जाएगा, दुमहल हो जाएगा, बच्चा नगमा हो जाएगा, हिक्कत हो जाएगा, कूद नाच हो जाएगा, डंडा रास हो जाएगा। ये सब कहाँ का है? ये सब आपके जो है जम्मू कश्मीर का है। डांडिया तो गुजरात का, भाई डंडा रास है ये। द्रव के प्रवाह की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बेंचुरी मीटर से मापा जाता है भाई, है ना। द्रव की जो प्रवाह की गति है ना, इसको किससे मापते हैं? बेंचुरी मीटर से मापा जाता है ना। लेकिन किस में मापते हैं? तो आप कहेंगे क्यूसेक में मापते हैं, है ना। जो जल का फ्लो होता है बड़े बड़े डैम में, वहाँ उसे क्यूसेक में मापा जाता है। मात्रक हो गया क्यूसेक, और जो इंस्ट्रूमेंट जिससे मापते हैं उसे कहेंगे बेंचुरी मीटर, ठीक है। गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। जलयान से सही समय का पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापना है, फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फेदोमीटर। वायुयान गति मापने के लिए हम टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और वायुयान की गति चूँकि ज़्यादा होती है तो इसे हम मैक में मापते हैं, मैक, है ना। मैक संख्या का नाम सुने होंगे ना। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर से मापते हैं और किस में मापते हैं? तो बार में मापते हैं, बार, है ना। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब को अपन बार में मापते हैं। द्रव के प्रवाह गति की मापने के लिए हम बेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन का बेस ही था। पौधों में वृद्धि दर अनुमान जो है हम ऑक्सीनोमीटर से मापते हैं। वैसे जो क्रेस्कोग्राफ है वो भी आपको पौधा मापने का ही यंत्र है, जिनके फाउंडर जगदीश चंद्र बसु है, लेकिन ऑक्सीनोमीटर से भी मापते हैं। पवन का वेग हम एनीमोमीटर से मापते हैं, है ना। विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। अत्यधिक टेम्परेचर को हम पायरोमीटर से मापते हैं। तो ये कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेजर करते हैं चीज़ों को। निम्नलिखित भारतीय संविधान के प्रमुख आर्टिकल तथा उनसे संबंधित उपबंध के संदर्भ में कौन सा एक गलत है, पूछ रहा है। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराना, 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना, 148 राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति। ये गलत है भैया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये गलत मैच किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 95(1) के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति उस समय करते हैं जब, है ना, चुनाव वगैरह हो रहा हो, ठीक है। और जो मुख्य अध्यक्ष है उनका चुनाव जब तक न हो जाए तब तक सदन की कार्यवाही की जिम्मेवारी प्रोटेम स्पीकर के ऊपर होते हैं, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 95(1) के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। 18वीं लोकसभा में जो भर्तृहरि महताब है वो आपका प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था। खाना खा के बाद डायरेक्ट बैठो तो फिर अलग ही स्थिति हो जाती है। यही मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आपकी एग्जाम का डेट नज़दीक है और मॉर्निंग ड्यूटी 7 दिन रहेगी। तो अगर मैं नहीं इतना कष्ट करूँगा तो आपकी वीडियो पीछे रह जाएंगे। और जो बच्चे मुझ पे विश्वास किए हैं, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और इसे तोड़ना नहीं चाहते। और इसके बाद मेरे घर में शादी विवाह भी है ना, तो मैं कुछ 2-4 दिन के लिए गांव चला जाऊंगा तो उसमें फंस जाऊंगा। तो इसीलिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। लोकसभा सदस्य, अच्छा, लोकसभा की जो स्पीकर होती है इसकी जो इसको क्या होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है उनको चुना नहीं जाता, नियुक्त नहीं किया जाता है, चुना जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, है ना।
ज्वाइंट सीटिंग की जो अध्यक्षता है लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उनमें स्पीकर ही अध्यक्षता करते हैं। धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष मदभूषी अनंत संयम अयंगर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। सबसे अधिक दिन तक लोकसभा अध्यक्ष बरलाम जाखड़ साहब हैं। तो ये लोकसभा के बारे में जो उनके चीफ हैं उनके बारे में बताया है। अनुच्छेद 102 ये क्या कहता है? संसदीय सदस्यों के अयोग्य ठहराने से संबंधित है, योग्यता से संबंधित प्रश्न चिन्ह लगाता है। अनुच्छेद 103 अगर अयोग्यता से संबंधित प्रश्न चिन्ह लग गए हैं तो उस प्रश्नों पर न्याय वगैरह देने का जो कार्य है आर्टिकल 103 के अनुसार होगा। अनुच्छेद 106 ये सदस्यों के वेतन और भत्ते, यही तो इम्पोर्टेंट है ना, इसके तहत होता है। 107 जो है ये होता है कि भाई कोई भी विधेयक की प्रस्तुति और उनके पारित से संबंधित बात व्यवहार। 108 जो है ज्वाइंट सीटिंग जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, है ना, क्रिटिकल मामले पे। अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 114 विनियोजन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 120 संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 347 का संबंध किससे है आप लोग जरूर बताना। 343 का संबंध किससे है ना। अनुच्छेद 120 बता दिए थे। अनुच्छेद 122 अच्छा संविधान में कितने भाषा हैं अभी वर्तमान में? तो 22। इसके अलावा आर्टिकल 122 कहता है कि संसदीय कार्यवाही में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79, 80 और 81 क्रमशः संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है। आर्टिकल 148 जो है ये कैग की नियुक्ति होते हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये लोक लेखा समिति में प्रतिवेदनाओं की जांच करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जो कैग की शक्तियां हैं, पावर हैं, ये आर्टिकल 149 में दर्शाया गया है। देखिए एक तो CAG कैग होता है और एक CGA होता है। इसका होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट और एक होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों काफ़ी अलग अलग पर्सन, अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। तो जो CGA हैं ये SS दुबे साहब है, 2023 से अपने पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान करता है। 226 हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं जो आपके नीचे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन NTPC बहुत पूछता है कि फला रीट का मतलब क्या है। देखिए बंदी प्रतिरक्षण ये आम आदमी के हित में है। अगर मान लीजिए किसी को पुलिस ने पकड़ के ले गया है तो इसे जो है सशरीर पेश करने के लिए जो है ये बाध्य हो जाते हैं बंदी प्रतिरक्षण के माध्यम से। तो ये जो है आम आदमी के हित में है। परमादेश जो है ये सार्वजनिक प्राधिकरण या अधिकारी जो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी की जाती है, एक ऐसा करने में विफल रहता है तभी परमादेश जारी किया जाता है। क्या कर रहे हो? उत्प्रेषण ये निचली अदालत को दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण है ना, पुष्टि करना। निषेध किसी निचली अदालत को अपनी शक्तियों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। भाई आप जो है छोटे हैं तो थोड़ा जो है दायरे में रहिए। इसके अलावा अधिकार परीक्षा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर बने रहने रोकने के लिए जारी की जाती है, वह उस पद पे अवैध रूप से अगर है तो ये 5 गो आपका रीट है। इनके जो है मीनिंग जरूर थोड़ा बहुत ध्यान रखें। देश में पहले हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में एक साथ हुआ, लेकिन इन तीनों में भी पहला कहेगा तो कोलकाता। हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश है उसके रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में जजेस की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं और हाई कोर्ट में जजों की तबादला भी होते हैं तो ये तबादला राष्ट्रपति ही करते हैं, मतलब राष्ट्रपति साहब करते हैं। अनुच्छेद 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए रीट जारी किया जाता है। थेरंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ये क्यों चर्चा में? क्योंकि रामसर साइट में शामिल हो गया। और आप सभी को पता होगा कि इंडिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है, जहाँ पे 20 रामसर स्थल है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष रामसर स्थल वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया इसका थीम जरूर याद रखें, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा, ठीक है। थेरंगल पक्षी अभयारण्य ये रामनाथपुरम, ये सभी के सभी तमिलनाडु का जो है मैं यहाँ पे रखा हूँ। कराईवेट्टी तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व तमिलनाडु, और ये सभी के सभी जो है आपके जो है रामसर साइट्स के तहत चिन्हित हैं। तो ये रहा भैया आज का आपका जो है प्रैक्टिस सेट का वीडियो। यहाँ से अभी ये जो 2-3 है इसे भी देख लीजिएगा।
है ना। सरायकोटी पक्षी अभयारण्य ये आपके टॉप पे रहेंगे, है ना, क्योंकि नाम इतना बड़ा है, पूछा जा सकता है, कड़ी भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारी कोई सी भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। बाय करने का समय रात को 11 बजे तक ही है, उसके बाद जो है मैं जवाब नहीं दूंगा। आप मैसेज भी करोगे तो अगले दिन जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। जय श्री राम, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। यहाँ पे जो है एक चीज़ थोड़ा सा एक है, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाह रहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जो सबसे लास्ट जो फरवरी में ऐड किया गया ना, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। उससे तो मैंने एक क्वेश्चन ही बना दिया है डायरेक्ट, है ना, कि भाई ये थेरंगल पक्षी, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये रामसर के समय जो है ऐड किया गया था। बाद बाकी ये जितने भी नाम देख रहे हैं ये सभी के सभी तमिलनाडु में हैं, तो इनमें से कुछ पूछे भी गए, कुछ बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए हैं उनको ध्यान रखें। बात रहे रामसर का, तो रामसर भी सबसे ज़्यादा जो साइट है वो तमिलनाडु में ही है। इंडिया में यूनेस्को के कितने साइट हैं, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ यार, चलो 44, 45, 42, 43, ये भी बता दीजिएगा इंडिया में यूनेस्को के कितने साइट हैं। अब मैं ये प्रश्न का जो बच्चा जवाब देगा वो मैं जानूंगा कि मेरी बात को सुनते भी हो आप अच्छे से, मतलब ध्यान से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 सेकंड रुक के फिर से स्टार्ट किया है ना। तो बताना ज़रूर। जय हिंद।